यस। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने एक सवाल दिया था कि इस तरीके से कोई एक रॉड है, उसको मैंने रिलीज किया है t इक्वल टू 0 पे। तो जब ये 53 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो 53 डिग्री जब हो जाएगा, तब मुझे बताना है इसका AR बताओ, AT बताओ, N1 बताओ, N2 बताओ, ठीक है, काफी सारी चीजें, अल्फा बताओ, ओमेगा बताओ। तो ओमेगा तो भी आराम से निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा, आई होप इट सॉल्व किया होगा। सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज होगा दैट विल बी द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। तो सबसे पहले अपन पॉइंट लिखेंगे कि डिक्रीज in potential energy of rod that is equal to increase in rotational kinetic energy of rod, right? So what will be the decrease in the potential energy of the rod? That will be mg into h, and h is the distance traveled by the center of mass in the downward direction, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, and that will be equal to increase in the rotational kinetic energy, that will be half I omega square। अब चलो देख लेते हैं, ध्यान से देखोगे तो ये है अपना L/2, ये डिस्टेंस है अपनी L/2। तो ध्यान से देखो, ये अगर L/2 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, अपन ऐसा नहीं, ऐसा करते, ये वाली डिस्टेंस यहां से आ जाएगा, ठीक है। कि अगर ये L/2 है, इसको L/2 कंसीडर करो, तो ये कितना होगा। तो यहां से अपन बता सकते हैं कि cos 53 नहीं sin 53 दैट इज इक्वल टू, ये तो है h डिवाइड बाय L/2, sin 53 होता है 4/5, दैट विल बी इक्वल टू 2h/l, राइट। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 4l/10 विच इज इक्वल टू 2l/5, राइट। आई होप कि क्लियर है। 2l/5 दैट इज हाइट आ गई यहाँ पर, तो mg इंटू 2l/5 दैट इज इक्वल टू हाफ I, where I is the moment of inertia of a rod about this axis, और इस एक्सिस के अबाउट हम सबको पता है ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से m और m कैंसल, एक l कैंसल, तो सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पर प्यारा सा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 12g/5l, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, जब 53 होगा तो √12g/5l, ठीक है। तुम्हारा आंसर जो है सारे चेक करते जाना। अब देखो, अब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो यहां पर पहुंच जाएगा तब मुझे इसके अल्फा निकाल दिए, ठीक है। तो इधर लग रहा है mg, तो इधर भी दो फोर्सेस हो गए, और अगर ये 53 है तो ध्यान से देखो, अपन कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये भी 53 है, ऐसा एंगल दो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम एंगल होते हैं, तो ये 53 तो ये भी 53, ये 53 तो ये 37, तो ये वाला आ जाएगा mg cos 37 और ये वाला आ जाएगा mg sin 37। या ऐसे भी कर सकते हो, ये 37 है तो ये 53, तो ये वाला आ जाएगा mg cos 53, और mg cos 53 किसके बराबर होगा, 3mg/5, और ये हो जाएगा mg sin 53 दैट विल बी इक्वल टू 4mg/5। तो अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो एंगल 53 डिग्री हो जाता है, तब जो टॉर्क है वो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। कौन सी वैल्यू जो है वो टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, कौन सा जो फोर्स है वो टॉर्क जनरेट कर रहा है। अगर मैं ध्यान से देखो तो देखो, इस वाले फोर्स से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं एक्सिस की, क्योंकि फोर्स अगर मैं ऐसे करूंगा तो एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी फोर्स की 0। तो इस वाले फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, सारा का सारा टॉर्क किसकी वजह से लगेगा, यहाँ पर 3mg/5 की वजह से लगेगा। अपन को पता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है I अल्फा, यहाँ पे टॉर्क किसका लग रहा है बच्चों, 3mg/5 का,
तो 3mg/5 का टॉर्क क्या होगा, 3mg/5 into L/2, ये वाली डिस्टेंस L/2 perpendicular distance, and that is equal to I, right, where I की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, that is ml²/3 into अल्फा, तो m और m कैंसल, l एक कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9g/10l, ठीक है। अपन ने कोई गलती तो नहीं की ना, आई गेस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ये सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 9g/10l देख लेना कहीं इधर उधर ओमेगा वगैरह कुछ ना किया हो, बस बाकी तो सब सही है। जी एल फाई एल एल जी सही है, वैसे ही है, ठीक है। 9g/10l ये आ गया अपने पास क्या, अल्फा, अल्फा आ गया। अब देखो, अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 12g/5l इंटू डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, l/2, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं, तो वो डिस्टेंस वैसी रखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6g/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना ए आर की वैल्यू, ए रेडियल की। और अगर मैं ए टेंजेंशियल की बात करूं, ए टेंजेंशियल सही तो है ना, एटी हो जाएगा अपना अल्फा आर, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9g/10l इंटू l/2, तो आ जाएगा 9g/20, ठीक है। तो ये अपना ए रेडियल आ गया और ए टेंजेंशियल आ गया, ठीक है। तो सारी चीजें देखो अपन क्लियर कर चुके हैं, 12g/5 12g/5l I ओमेगा स्क्वायर mgh सही है, ml²/3 ll कैंसिल, g mm कैंसिल, 12g/5 tau इक्वल टू I अल्फा, I is ml²/3, tau is force 3mg/5 into l/2, ll कैंसिल, तो एक l बचा, सही है। 9g/10 9g/10l सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास ए आर और ए टी। अब देखो ए आर ए टी आ गया, तो यहाँ पर हिंज पे मैंने बोला था एक नॉर्मल लगेगा n1 इधर और एक लगेगा नॉर्मल इधर, n1 and n2, n1 n2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो रॉड का इस वाली डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब अगर मैं इस वाली डायरेक्शन की बात करूँ, मैं तो लोगों को ये हिंट के तौर पे भी बताया था, यहाँ पर लग रहा है बच्चों n1 और यहाँ पर लग रहा है, इस डायरेक्शन की बात करूँ तो 3mg/5, और इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, 80, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और रॉड इस साइड डोमिनेट कर रही है, तो मैं न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, दैट विल बी 3mg/5 minus n1, that will be equal to mass into acceleration, or mass is m into 80, 80 is 9g/20, ये है बच्चों मास इंटू ये टेंजेंशियल, क्योंकि मैं इस टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 की वैल्यू निकालनी है, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 3mg/5 minus 9mg/20, तो आ जाएगा बच्चों 3mg/20 आ गई बच्चों n1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन के फोर्स से अपन को n1 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं n2 की, तो n2 के लिए इस डायरेक्शन के अलोंग के फोर्स को कंसीडर कर लो, जैसे ये रॉड है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, n2, और इस डायरेक्शन में लग रहा है 4mg/5, और इस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, 6g/5, ठीक है, 6g/5। यहाँ कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा ना, पक्का, ठीक है, 2l/5 सही है, 953 4/5 4l/10 बिल्कुल सही है, h ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये आ गया
अब इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते तो इस डायरेक्शन में देखो किस साइड मोशन हो रही है। देखो ऊपर तो मोशन हो नहीं रही, बट इस नीचे भी तो जा नहीं रहा ना, उसका मतलब N2 ने इस रोड को इधर पकड़ रखा है, तो N2 डोमिनेटिंग है। तो उस डायरेक्शन में तुम लोग फोर्स लगाओगे तो क्या लिखेगा, N2 माइनस 4 mg/5 that is equal to mass into AR which is equal to 6g/5 6g/5 आ गया बच्चों। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 mg/5 plus 6 mg/5 that will be equal to 10 mg/5 and that will be equal to 2 mg। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, N1 N2 AR। देखो बहुत सारे छोटे छोटे सवाल इसके अंदर है। ठीक है, तुम्हें एक एक सवाल आएगा, जैसे या तो ओमेगा पूछ लेंगे, ओमेगा आ गई, अल्फा पूछ लेंगे, अल्फा आ गया, AR पूछ लेंगे, AR आ गया, AT पूछ लेंगे, AT आ गया, N1 पूछ लेंगे, N1 आ गया, सब आ गया वे, सब आ गया, देख लो। राइट, तो ये अपना हो गया ये वाला सवाल, काफी अच्छा सवाल है। अब एक अपना एक लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट एक्सप्लोजन के जो सवाल रहते हैं वो अपन कैसे करेंगे। वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का मास हो सकता है। मतलब जो रॉकेट जा रहा है, रॉकेट के जैसे रॉकेट वगैरह जाता है तो तुम लोगों ने देखा होगा कि वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ थ्रस्ट नीचे छोड़ के जाएगा, कुछ मास जो है, कुछ एनर्जी जो है, एकदम एक्सप्लोजन होता है। जब रॉकेट वगैरह ऊपर जाते हैं तो बहुत सारा मास नीचे इजेक्ट करता है, तब ऊपर जाता है। ठीक है, वो थ्रस्ट फोर्स लगाता है, जो मास जो इजेक्ट होता है वो ऊपर की साइड थ्रस्ट फोर्स लगाता है, उस वजह से वो ऊपर जाता है। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। तो ये थ्रस्ट फोर्स का डिस्कशन हमें करना है कि लेट्स से कि कोई एक सिस्टम है जिसका कुछ मास है कैपिटल M और वो कुछ v0 स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है, हुआ ये कि इस सिस्टम में से कुछ मास बाहर निकल गया, कुछ dm जितना मास छोटा सा बाहर निकल गया, और बाकी कितना बचा, m माइनस dm। और ये जो dm मास है उसकी वेलोसिटी दी है vr, और vr हमेशा तुम्हें दी होगी। ठीक है, ये vr हमेशा तुम्हें दी होगी। जो मास जो निकल रहा है इसमें से बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड दी होगी, वेलोसिटी दी होगी vr। और लेट्स से कि अगर ये बाहर निकल गया तो हो सकता है कि इसकी स्पीड में चेंज आएगा, कुछ स्पीड बढ़ेगी इसकी। राइट, तो लेट्स से कि अपन इसकी स्पीड मान लेते हैं v0 प्लस dv, छोटी सी इसकी स्पीड बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी, ये जो vr है ना, vr क्या है, vr इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास with respect to remaining mass। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन। राइट, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस बड़ा वाला m, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ dm माइनस वेलोसिटी ऑफ बड़ा वाला m। राइट, तो अपन को तो क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ dm निकालनी है। दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ dm, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। अपन को तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू m प्लस vm, वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू m कितनी है, vr, प्लस वेलोसिटी ऑफ m आफ्टर एक्सप्लोजन कितना है, v0 प्लस dv। यहाँ पर तुम्हें वो वाले सवाल याद करने पड़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप, बिफोर जंप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये सारी चीजें। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ dm मास, ठीक है, इन द ग्राउंड पे। अब ये जो भी प्रोसेस रहती है तो उसमें जैसे अपन बॉम्ब के केस में क्या करते थे, एक्सप्लोजन के केस के अंदर मोमेंटम कंजर्व कराते थे, मोमेंटम जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो ये अपन कंजर्व कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाता था।
तो यहाँ पर भी अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली चीज यही लिख लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या है अपना, m इंटू वी नॉट, सिर्फ इसका ही। और फाइनल मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम के अंदर दोनों का आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ dm क्या है, उसका मास है dm इनटू उसकी वेलोसिटी क्या है vr प्लस v नॉट प्लस dv प्लस इसका भी विच इज m माइनस dm इनटू v नॉट प्लस dv, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा m v नॉट दैट इज इक्वल टू dm इंटू vr प्लस dm इंटू v नॉट प्लस dm इंटू dv प्लस m इंटू v नॉट प्लस m इंटू dv माइनस dm इंटू v नॉट माइनस dm इंटू dv, राइट। देख लो ध्यान से, सब कुछ ही आ गया। मल्टीप्लाई करना है, हम बचपन में करते थे इसको इससे, इसको इसके फिर ये फिर ये। तो दोनों साइड से m v नॉट को उड़ा दिया मैंने, dm dv को उड़ा दिया, dm v नॉट को उड़ा दिया। तो हमारे पास आया बच्चों m dv दैट विल बी इक्वल टू माइनस dm इंटू vr, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस m dv बाई dt दैट इज इक्वल टू vr इंटू dm बाई dt, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है मास इंटू एक्सेलरेशन। और नेगेटिव साइन सजेस्ट करता है कि, अच्छा पहली बात नेगेटिव साइन तो ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब ये एक टाइप का फोर्स है। ये फोर्स तो है बच्चों, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक नया नाम दे दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा थ्रस्ट फोर्स। मतलब ये मास जैसे इजेक्ट हुआ तो इसने इसके ऊपर कुछ थ्रस्ट फोर्स लगाया हुआ, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स लगाएगा ऐसे ताकि वो ऊपर चला जाए, राइट। तो इस तरीके से जैसे रॉकेट वगैरह में रहता है, अपन भी जैसे जंप करना रहता है तो अपन भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो v नॉट प्लस dv क्या आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द थ्रस्ट फोर्स। और नेगेटिव साइन क्या सजेस्ट करता है कि ऐसा लगता है। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स है इसको अपन बोलते हैं F थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू VR इंटू dm बाई dt। यही रिलेशन हमें याद रखना है भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मास घट रहा है, एक और बात तुम्हें यहाँ पे नोटिस करनी है कि अगर मास कम हो रहा है तो अपन इसको थोड़ा पॉइंट्स बना के लिखना है। इसको पहला पॉइंट है इफ मास इज डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग लिख देना। अगर मास इसका कम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स और डीएम की डायरेक्शन अलग है। वीआर एंड एफटी हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, और एम बढ़ रहा है तो क्या डायरेक्शन है बच्चों, सेम डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना है वेरिएबल मास सिस्टम। अब इसके अंदर रॉकेट एक्सप्लोजन का केस आ गया, कोई ट्रक है, ऐसा दे देते हुए कि ट्रक है, उसके अंदर जो रेत है वो कम हो रही है, यहाँ से कम, तो ये बेसिकली वेरिएबल मास का सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा ट्रक पे वो निकालना होगा। तो dm by dt इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मास कितनी रेट से कम हो रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मास कम हो रहा है तो dm by dt नेगेटिव होगा, और अगर मास बढ़ रहा है तो dm by dt क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मैं तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। ये है अपनी वेरिएबल मास सिस्टम। एक दो सवाल भी कर लेंगे इस पे तो और क्लियर रहेगा, लिख लो इसको, राइट। ये वेरिएबल मास सिस्टम हो गया। तो एक रॉकेट वाला सवाल कर लेते हैं।
लेट्स से अपने पास इस तरीके से दिया है कि एक रॉकेट है, बड़ा सा रॉकेट है, 5000 kg का है, उसको मुझे ऊपर फेंकना है। तो नीचे से कुछ मास गिराना पड़ेगा। लेट्स से ये मास जो है मैं 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की साइड गिरा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इतना दिया है और रॉकेट 5000 किलो का है और मुझे रॉकेट को ऊपर फेंकना है, मेरा ये मोटिव है। तो मुझे मास कितने रेट से, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ ejection of mass so that rocket would launch, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, वही एक फॉर्मूला इसके अंदर है, ft is equal to vr into dm by dt, where dm by dt is the rate of change of mass, vr is the velocity of the mass, ठीक है, जो दी है 80, और ft is the thrust force। सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो ये लॉन्च कब होगा, लॉन्च होना मतलब ये ऊपर कब जाएगा, है ना। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं उड़ जाऊँ तो मैं कैसे उड़ूंगा भाई, मेरा मास जो है उसकी वजह से एक वेट लग रहा है mg जितना, तो मुझे अगर mg जितना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में मिल जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इस रॉकेट को लॉन्च करना है तो अगर 5000 kg डाउनवर्ड, 5000 kg अगर इसका मास में m मान लो, तो mg जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, अगर उतना ही मैं ऊपर की साइड फोर्स लगा दूं, कैसे भी करके, कुछ भी करके, मास उतना इजेक्ट करके, उतना मोमेंटम देके, कैसे भी करके अगर मैं ऊपर की साइड इसको लॉन्च करा दूं, मतलब थ्रस्ट दे दो, mg जितना फोर्स दे दूं, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर कर दूं, mg जितनी, तो रॉकेट आराम से लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, F thrust that is equal to mg, जब ये हो जाएगा तो रॉकेट क्या होगा, लॉन्च हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई, Vr इंटू dm by dt that is equal to mg। तो अपने पास आ जाएगा dm by dt फाइंड आउट करना है कि किस रेट से मास को इजेक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा mg by Vr। तो m की वैल्यू है 5000, g की वैल्यू है 10, Vr की वैल्यू मुझे दी है 80, so that is 5000 by 8, that is 2500 by 4, that is 1250 by 2, that is 625 किलोग्राम पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 625 किलोग्राम नीचे की साइड फेंकना पड़ेगा, तब जाके ये 5000 केजी का जो रॉकेट है वो ऊपर की साइड लॉन्च होगा भाई। लेट्स से कि अपने पास एक थोड़ा टफ सवाल कर लेते हैं चैप्टर के एंड में जाते जाते, आखिरी सवाल। तो भाई लेट्स से मुझे कुछ ऐसा दिया है, वापस वही रॉकेट है, वो u जितनी स्पीड से इनिशियली जा रहा है, कुछ मास को छोड़ के dm by dt जितने रेट से, ठीक है, कुछ मास को छोड़ा तो ये ऊपर जाएगा, जो भी जाएगा अपन को पता है, इसकी Vr मुझे दी है, जो dm मास जा रहा है उसकी, तो इसकी वेलोसिटी जो है रॉकेट की वो बढ़ती जाएगी, राइट। इस थ्रस्ट फोर्स की वजह से वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और उसका इंजन भी है, तो ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ती 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 ऐसे हो जाएगा। तो मुझे निकालना है फाइंड velocity as a function of time, और इसका मास है m, और ये जो dm by dt है, लेट्स से इसको मुझे दिया है लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो मुझे इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है कि ये जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, वो किस हिसाब से होगी। तो ट्राई कर सकते हो इस सवाल को सब लोग, इसके ऊपर एफ नेट भी लिख सकते हो सबसे पहले तो तुम लोग, ठीक है, एफ नेट कि अगर मास इधर है, Vr इधर है, तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा। अभी बोला कि मास अगर कम हो रहा है तो Vr और थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी, तो अगर Vr नीचे है तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर आएगा, तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा अपना, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg,
राइट. F net on this rocket that will be Ft minus mg. नीचे की साइड लग रहा है रॉकेट पे mg, और ये जो मास इजेक्ट हो रहा है उसकी वजह से ऊपर की साइड लग रहा है Ft. तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स में क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, एंड Ft विच इज थ्रस्ट फोर्स, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Vr इंटू dm by dt. बट यहाँ पर मैं dm by dt को माइनस जरूर लिखूंगा. माइनस इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मास कम हो रहा है. मास कम हो रहा है तो मैंने क्या लिखा, माइनस dm by dt. अब हमें तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, राइट. तो बस सिंपल सी इक्वेशन आ गई. एक्सेलरेशन को क्या लिख लो, dv by dt. तो यहां से आ जाएगा m dv, m ने m को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा vr माइनस dm by m माइनस m भी कैंसिल, ये स्मॉल m ही है ना, ध्यान से, ठीक है. तो स्मॉल m कैंसिल, तो यह आ जाएगा g इंटू dt इंटीग्रेशन तीनों साइड. इनिशियल स्पीड थी रॉकेट की u, फाइनल स्पीड हो गई v. लेट्स से वही तो हमें निकालनी है, फाइनल स्पीड ही निकालनी है, तो अपने आप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. टाइम की लिमिट 0 से t, राइट. और मास क्या हो रहा है, इनिशियल मास लेट्स से है m है, तो आफ्टर टाइम t मास कितना हो जाएगा, मुझे बताओ. आफ्टर टाइम t मास कितना चला जाएगा, यूनिट टाइम में मास कितना जा रहा है, लैम्बडा. 1 सेकेंड में मास जा रहा है लैम्बडा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि t टाइम में मास कितना जाएगा, लैम्बडा टी. ठीक है, लैम्बडा टी आ जाएगा अपना. तो m से लेके m माइनस लैम्बडा टी, ठीक है, ये आ जाएगा अपना. तो यहां से इसको dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट u से v, फिर माइनस vr, बाहर कांस्टेंट है, और वो बचेगा dm by m, ठीक है, और वो हो जाएगा ln m which is from m to m minus lambda t minus gt. ठीक है, ये हो जाएगा v minus u that is equal to minus vr, और इसको क्या लिख सकते हैं, ln m minus lambda t by m minus gt. यहां से आ जाएगा अपना v की वैल्यू, और v की वैल्यू यहां से आएगी v that is equal to u minus, इसको मैं प्लस लिख लेता हूँ vr, और इसको उल्टा देता हूँ ln m by m minus lambda t minus gt. That is the velocity of the rocket as a function of time, right. तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हो गया, राइट.